कल हम लोग बात कर रहे थे आपका सेक्शन 200 पे बात चल रही थी। सेक्शन 200 कह रहा था कि जबकि कोई कार्य किसी अन्य ऐसे कार्य से संबंधित होने के कारण अपराध, जो कार्य स्वयं अपराध है, कोई काम किसी अन्य ऐसे काम से संबंधित है, इस कारण अपराध है, और वो काम जिस काम से संबंधित है वो स्वयं अपराध है। यानी दो काम है, एक काम दूसरे काम से जुड़ रहा है और पहला काम दूसरे काम से जुड़ने के कारण अपराध है, अदरवाइज नहीं होता। अगर दोनों के बीच कोई कनेक्शन नहीं है तो पहला काम अपराध है ही नहीं। पहला काम इसलिए अपराध क्योंकि दूसरा अपराध है, और इन दोनों कामों में से कोई एक काम जहां किया गया, वो दोनों कामों के बारे में विचारण की अधिकारिता उस स्थान पर अधिकारिता रखने वाले न्यायालय को दे देगा। ऐसा सेक्शन 200 का प्रभाव था। अबेटमेंट ऑफ द ऑफेंस, अपराध का उत्प्रेरण, जिसे दुष्प्रेरण कहा जाता है, यह एक स्थान पर हुआ, और जो अपराध है वो दूसरे स्थान पर कारित हुआ। दुष्प्रेरण तीन तरह से होता है, एक उकसाकर, और दूसरा किसी व्यक्ति के साथ किसी अपराध को करने के षड्यंत्र में शामिल होकर यदि उस षड्यंत्र के अनुसरण में कोई कार्य या कोई लोक ये घटित हो जाए। यही फर्क है दुष्प्रेरण और आपराधिक षड्यंत्र का। जब हम बात करेंगे आईपीसी से तब इस बात पर ज्यादा जोर देंगे, इस बात को ज्यादा क्लियर करेंगे। लेकिन आपराधिक षड्यंत्र और षड्यंत्र के माध्यम से दुष्प्रेरण, इसके बीच अंतर ही यही है। क्योंकि आपराधिक षड्यंत्र की डेफिनेशन कहती है कि वैध कार्य अवैध साधनों से, या कोई अवैध काम, इसे करने के लिए जैसे ही दो व्यक्ति सहमत होते हैं वैसे ही आपराधिक षड्यंत्र का अपराध हो जाता है। सहमत हुए, बस आगे कुछ भी नहीं हुआ, केवल सहमत हो गए, बस बात खत्म हो गई, ऑफेंस कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर आपराधिक षड्यंत्र के माध्यम से दुष्प्रेरण हो रहा है, आपराधिक षड्यंत्र ये शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि बोलना यह चाहिए कि अगर षड्यंत्र के माध्यम से दुष्प्रेरण हो रहा है तो स्पेसिफिकली राइट डाउन किया है आईपीसी सेक्शन 107 सबसेक्शन 1B, उसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि अगर षड्यंत्र के माध्यम से दुष्प्रेरण हुआ है तो फिर स्थिति क्या रहेगी कि उस षड्यंत्र के अनुसरण में कोई कार्य या लोक घटित होना चाहिए, अदरवाइज षड्यंत्र के माध्यम से दुष्प्रेरण कंप्लीट नहीं हुआ। और यह खूब पूछा जाता है जब आपकी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस होते हैं, तब आपराधिक षड्यंत्र और दुष्प्रेरण के माध्यम से, ठीक है, सॉरी, षड्यंत्र के माध्यम से दुष्प्रेरण, इसके बीच फर्क यही कराते हैं। उसके बीच फर्क सिर्फ इतना है कि षड्यंत्र के माध्यम से जब दुष्प्रेरण होगा तो षड्यंत्र के अनुसरण में किसी कार्य या लोक का घटित होना आवश्यक है, जबकि वहां कार्य या लोक का घटित होना कतई जरूरी नहीं, केवल सहमति पर्याप्त है। यही अंतर है दोनों का। आपका षड्यंत्र के माध्यम से दुष्प्रेरण, इसके अलावा एक और तरीके से दुष्प्रेरण किया जाता है, अपराध के करने में साक्ष्य सहायता देकर। और चूंकि वहां क्या लिखा है, अपराध के करने में साक्ष्य सहायता देकर, इसलिए वहां इंटरप्रिटेशन क्या करते हैं कि अपराध के करने में साक्ष्य सहायता देकर
अगर दुष्प्रेरण किया गया है तो फिर अपराध होना भी चाहिए। जबकि पूर्व की दो स्थितियों में दुष्प्रेरण के लिए संबंधित अपराध का होना कतई जरूरी नहीं है। उकसाकर दुष्प्रेरण करने में है, आपने उकसा दिया, बात खत्म। जिसको उकसाया वो अपराध करे न करे, क्योंकि आप उकसा देंगे और दूसरा अपराध कर भी देगा, ये कोई आवश्यक थोड़ी है, क्योंकि अपराध का कर्ता हो सकता करे ही ना। उकसाते रहो तुम, उसके पास अपना बुद्धि और विवेक है, लेकिन तब भी आप दुष्प्रेरक माने जाएंगे। और चूंकि दुष्प्रेरण एक स्वतंत्र अपराध है, इसलिए पुरानी आईपीसी के ही सेक्शन कोड करूंगा, अभी बीएनएस पढ़ी नहीं हमने, तो वहां क्या है कि आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने का दुष्प्रेरण यदि अपराध न किया जाए, 115 थी, कारावास से दंडनीय अपराध करने का दुष्प्रेरण यदि अपराध न किया जाए, इस प्रकार के सेक्शन है वहां, ठीक है ना। तो सवाल यह है कि आपने दुष्प्रेरण कर दिया, अपराध हुआ या नहीं हुआ इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो दुष्प्रेरण का तीसरा तरीका है उसमें अपराध का होना जरूरी है, क्योंकि वहां क्या लिखा है, अपराध के करने में साक्ष्य सहायता देता है। तो अगर अपराध के करने में साक्ष्य सहायता देता है, इसका मतलब अपराध होना ही चाहिए, क्योंकि अगर अपराध नहीं हुआ तो फिर यह शब्दावली फेल हो जाती है। फिर क्या होगा, अपराध का प्रयत्न करने में साक्ष्य सहायता उसने दी है, यह कहा जा सकेगा, यह कहा ही नहीं जा सकता कि उसने अपराध के करने में साक्ष्य सहायता दी है। और क्रिमिनल लॉ जैसा लिखा है वैसे लागू होगा, तो उसे अपराध के करने में साक्ष्य सहायता देना चाहिए। अब उसने तीसरे तरीके से अबेटमेंट किया, पहले दो तरीकों से नहीं किया। तो जब वो अबेटमेंट करेगा, सहायता देगा, तो सहायता खाना देकर भी दी जा सकती है, रेकी करके ये भी दी जा सकती, और रेकी और खाना देना, ये रुकने योग्य वस्तुएं उपलब्ध कराना, ये सब अपराध होने से पहले ही होगा, ठीक है ना। साक्ष्य सहायता अपराध के करने में, ये तो अपराध होने से पहले और बाद में दोनों में की जा सकती है। तो अगर जिस समय वो काम किया गया उस समय तो वो अपराध है ही नहीं। अगर अबेटमेंट का तीसरा तरीका अपना लिया तो जिस समय अपराध किया, वो सॉरी जिस समय काम किया उस समय तो कुछ किया ही नहीं, खाली खाना दे दिया एक आदमी को, क्योंकि उस समय उसने अपराध किया तो नहीं। हो सकता है उसका मन बदल जाए, अब आगे वो अपराध करे ही ना। और अगर ऐसा हो गया तो खाना देना किसी को ये कौन सा अपराध हुआ, ये तो कोई अपराध ही नहीं हुआ। लेकिन अगर वो आगे अपराध कर देता है तब उसका खाना देना ये दुष्प्रेरण को गठित कर देगा। रुका एक स्थान पर था, अपराध दूसरे स्थान पर हुआ, या आपराधिक कृत्य दूसरे स्थान पर वहां हुआ है, तो सेक्शन 200 ऑपरेशन में आ सकता है। क्योंकि वहां क्या कहता है, जबकि एक काम किसी अन्य काम से संबंधित होने के कारण अपराध है। खाना देना अपराध क्यों बना, क्योंकि वो दूसरे कृत्य से संबंधित हो गया और वो दूसरा कृत्य स्वयं अपराध है। अगर सिचुएशन ये है तो इन दोनों अपराधों का जांच, विचारण और अन्वेषण उन स्थानों पर हो सकता है जहां दोनों में से कोई एक अपराध किया गया है,
चाहे अबेटमेंट किया गया हो और चाहे मुख्य आपराधिक कृत्य ये किया गया हो। तो सेक्शन 200 इस प्रकार से उन सारे अपराधों के बारे में है। ये तो विशिष्ट उदाहरण है, ये न भी दिए जाए, उदाहरण तो आपको समझाने के लिए दिया जाता है, अदरवाइज डेफिनेशन तो अपने में क्लियर होती है। तो डेफिनेशन जो कह रही है वो अगर एग्जाम्पल न भी दिया जाए तो भी लागू होगा। तो 200 तक हम लोगों ने बात कर ली थी। अब 201 कहता कुछ अपराधों की दशा में विचारण का स्थान। कहता डकैती के, हत्या सहित डकैती किए, डकैतों की टोली का होने के या अभिरक्षा से निकल भागने के किसी अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर अपराध किया गया है। यहां तक लिखने की तो कोई जरूरत थी ही नहीं, इसका तो रिपीटेशन हो गया, इसे लिखने की क्या जरूरत। ये तो सेक्शन 177, ये वर्तमान में सेक्शन 179, वो 177 क्यों, 179 क्यों, 197, वो तो ये बात कह ही रहा है कि मामूली तौर पर अपराधों का जांच और विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर वे किए जाएंगे। तो आप अगर 201 सबसेक्शन 1 इसे पढ़ना शुरू करें तो अंतिम लाइन में या से पहले जो कुछ लिखा है ये तो सब 197 में लिखा ही है ऑलरेडी, ये तो अननेसेसरी रिपीट कर दिया। लेकिन रिपीट इसलिए कर दिया कि थोड़ी बात कंप्लीट सी लगे, खूबसूरत सी लगे, और कोई कारण इसका हमें नजर नहीं आता। अदरवाइज तो जो प्रारूपण का ढंग है या जो ड्राफ्टिंग का ढंग होता है उसके मुताबिक तो ये शब्द अननेसेसरी हैं और वहां ब्रेविटी ये चाहिए होती है। सेक्शन में जितनी संक्षिप्तता हो सेक्शन उतना बेहतर माना जाएगा। आप खुद सोचो भाई इस लाइन का क्या मतलब, जो आपने या से पहले लिखा, ये सारी शब्दावली 197 में ऑलरेडी है। और ये बेवकूफी कहें या क्या कहें, ये बेवकूफी आपका हर सब सेक्शन में मिलेगी आपको, चाहे वो 201 सबसेक्शन 1 पढ़े, 2 पढ़े, 3 पढ़े, 4 पढ़े। ये मूर्खता सभी सबसेक्शंस में कंटिन्यू दिखाई देगी और इसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित सिर्फ हमने इसलिए किया, इसका कोई और कानूनी न तो महत्व है न मूल्य है, कि आपके मनों से यह बात निकल जानी चाहिए कि अपने स्टेटस के कारण कोई भगवान हो जाता है। इसे जिनने बनाया ये कहने को लेजिस्लेचर बनाती है, ठीक है। वो कहते हैं ना कि हमको मालूम है हकीकत जन्नत क्या है, दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, ठीक है ना। तो ये दिल को बहलाने वाला ख्याल है कि कानून लेजिस्लेचर ने बनाया है। इनफैक्ट तो कानून नौकरशाहों ने बनाया है और उन्होंने भी नहीं बनाया, उन्होंने कॉपी करके रख दिया है। कहां से? जो पूर्व में बने हुए थे, और उसमें भी हाउच पाउच में कुछ जोड़ दिया, कुछ घटा दिया, जिसके कारण से 187 जैसी स्थितियां पैदा हो गई। हिंदी में कुछ, अंग्रेजी में कुछ है, और स्टैंडर्ड अंग्रेजी मानी जाएगी। और आपका दुर्भाग्य है कि आप जिस समय पढ़ेंगे उस समय या तो हिंदी पढ़ लेंगे या अंग्रेजी पढ़ लेंगे। बहुत कम लोग होंगे जो दोनों पढ़ेंगे, और उससे भी कम लोग पढ़ाने वाले होंगे जो दोनों पढ़ेंगे और दोनों की व्याख्या करेंगे और सही बात सामने रखेंगे।
ये आपका दुर्भाग्य होगा। और जिस समय ये आयोग में पूछ दिया जाएगा उस समय जो स्टैंडर्ड नियम है लागू वो होगा, क्योंकि कोर्ट ये कहेगा, अगर मसला कोर्ट तक पहुंच गया तो वो कहेंगे ना हम तो स्टैंडर्ड को लागू करेंगे। और स्टैंडर्ड ये कहता है अंग्रेजी, और अगर अंग्रेजी देख लें तो 187 में अब तो पुलिस अभिरक्षा पूरे 90 डेज और पूरे 60 दिनों की हो सकती है। अब तो बात ही गड़बड़ हो गई है। तो हम केवल इस बात की ओर जो आपका ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं वो केवल इसीलिए, अन्यथा इस बात का कोई मतलब ही नहीं। चलो रिपीटेशन हो गया तो हो गया, क्या फर्क पड़ा भाई। 197 वहां भी ये लिखा है कि प्रत्येक अपराध का जांच और विचारण, जब प्रत्येक का मतलब प्रत्येक होता है, प्रत्येक का मतलब कोई स्पेसिफिक थोड़ा ही होता है। तो 181 ये 201 इसमें इस बात को रिपीट करने की कोई जरूरत है ही नहीं कि साहब डकैती का अपराध हुआ है, ये डकैतों की टोली से भाग निकलने का आदि आदि जो भी लिखा है वो अगर अपराध हुए तो साहब उनका जांच और विचारण उस स्थान पर किया जाएगा जहां वो किए गए। अरे यार ये तो अनावश्यक है, तो ऑलरेडी लिखा है 197 में। हां, या के बाद जो आपने लिखा वो बात ठीक है। और जो ड्राफ्टिंग का ढंग है वो तो ये है कि ब्रेविटी जितना कम से कम हो सके उतना लिखिए, क्योंकि निर्वचन में पता नहीं मामला कहां पहुंच जाएगा। इसलिए ये कमी है और आपको सिर्फ इसलिए बताई गई ताकि भगवान मानना छोड़ दीजिए। कानून की फील्ड विश्वास की फील्ड नहीं है, श्रद्धा की फील्ड है। देखिए दोनों बातों का फर्क समझ लीजिए। श्रद्धा और विश्वास एक बात नहीं है। श्रद्धा जानने से पैदा होती है और विश्वास मानने से पैदा होता है। फर्क है, बहुत लंबा फर्क है। श्रद्धा जानने से पैदा होगी। जब आप किसी को जानोगे, हम कहा करते हैं ना कि हम कैसे हैं ये हमें जानो, मेरे बारे में कुछ मानो मत, ठीक है। और जब आप हमें जानेंगे तो आपकी श्रद्धा हम में पैदा होगी। आप किसी के कहे कुछ मानेंगे तो भले ही आप मेरे बारे में अच्छी धारणा रखने लगे, लेकिन वो सिर्फ विश्वास है और वो बहुत आसानी से किसी भी दिन टूट जाएगा। श्रद्धा डिगती नहीं है, क्योंकि श्रद्धा जानने से पैदा होती है और जानना देखने से पैदा होगा। देखना मन की आंखों से भी है और देखना इन आंखों से भी है, ठीक है ना। ज्ञान व्यक्ति के बारे में, ज्ञान विचार के बारे में, ये श्रद्धा पैदा करता है। और मानना, आप किसी ने कुछ कहा, इंफॉर्मेशन सिर्फ आपके पास है, किसी ने कुछ कहा और आपने मान लिया। तो जानना महत्व की बात है। जैसे आप ये मानते हो कि ये आपका शरीर है ना, आप ये जानते नहीं हो कि ये आपका सिर्फ शरीर है। अगर ये जानते हो कि ये सिर्फ आपका शरीर है, इससे ये जानना पैदा हो जाएगा कि ये आप नहीं हो, फिर तो बात बदल गई। फिर आप ये थोड़ी कहोगे कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, फिर तो ये कहोगे हमें पता लगा है कि सिर में दर्द हो रहा है। फिर तो जैसे डॉक्टर को पता लगेगा वैसे ही तुम्हें पता लगेगा, क्योंकि डॉक्टर और तुम्हारा शरीर तुम्हारे निकट, तुम्हारा शरीर ज्यादा है, डॉक्टर थोड़ा कम, ठीक है, थोड़ा कम निकट है, लेकिन तुमसे तुम्हारा शरीर भी दूर है और डॉक्टर भी तुमसे या तुम्हारे शरीर से दूर है। तुम सिर्फ मानते हो।
आप मानते ही तो हैं कि ये आपका शरीर है ना, आप ये जानते नहीं है कि ये आपका शरीर है। जिस दिन जान जाएंगे बात ही बदल जाएगी, बात ही अलग हो जाएगी। ठीक है, ये आपका विश्वास है कि ये आपका शरीर है। ठीक है, आपने मान रखा कि आपका शरीर है। जाना कहां? अगर जाना होता तो आप ये ना कहते कि पता लगा है कि हमें भूख लगी है, तब तो शब्दावली ऐसे होती। ठीक है, तब ऐसे कैसे शब्दावली होती कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मुझे भूख लगी है। भूख तुम्हें तो नहीं लगती, भूख तो शरीर को लगती है, तुम्हें कब लगी है? लेकिन आप ऐसा विश्वास किए बैठे, आपने जाना नहीं है, और जानते तो श्रद्धा पैदा हो जाती है। तो श्रद्धा अलग बात है, विश्वास अलग बात है। कानून की फील्ड में श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास नहीं। विश्वास बिल्कुल मना है, और जो मूर्ख हैं वो श्रद्धा और विश्वास इसके बीच कोई फर्क नहीं करते हैं। इसलिए वो क्या कहते हैं, विश्वास नहीं करना चाहिए, इसकी जगह पर कहते हैं श्रद्धा नहीं रखनी चाहिए। श्रद्धा तो रखनी ही चाहिए। श्रद्धा तो जानकारी से पैदा होगी, श्रद्धा ऐसे पैदा नहीं हो सकती। ठीक है, तो आपका जो ध्यान इस ओर लाए वो केवल इतना, बस, इसके अलावा इसका कोई अन्य उपयोग नहीं था। बाकी सेंटेंस और लाइंस ये अपने में बड़ी स्पष्ट हैं और बड़ी सीधी हैं। क्या कहता है? कहता है डकैती के, हत्या सहित डकैती के, डकैतों की टोली का होने के या अभिरक्षा से निकल भागने के किसी अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर अपराध किया गया है या अभियुक्त व्यक्ति मिला है। अब ये मिला है, ये भी बड़ा मजे का शब्द है। कहता अभियुक्त मिला है। अब मिला, इसके दो अर्थ हो सकते हैं। तुम छुपकर तमिलनाडु में रह रहे थे, छुपकर रह रहे थे, हमने तुम्हें वहां गिरफ्तार कर लिया, मिले तो तुम तमिलनाडु में, मिले तो तमिलनाडु में। ये कहा जा सकता है कि तुम तमिलनाडु में मिले। ठीक है ना? अब अपराध का जांच और विचारण का स्थान तमिलनाडु भी हो गया, और अगर अन्य सेक्शंस उनके मुताबिक देखें तो जहां अपराध कारित किया गया वहां है। ठीक है ना? मिला, इच्छा के विरुद्ध अगर मिला तो भी मिला, और इच्छा से मिला तो भी मिला। ठीक है ना? जो डकैत थे या जो डकैतों की टोली का था, ये जो अभिरक्षा से भागा, वो अपनी इच्छा से कर्नाटक में रहना शुरू कर दिया था। अपनी इच्छा से नौकरी करने लगा और वहां जीवन यापन करने लगा। हमें पता लगा, कर्नाटक पुलिस को पता लगा, उन्होंने उसे अरेस्ट कर लिया। क्योंकि अभी आएगा 187, 20 जोड़ दीजिए 207, अभी आएगा। वो तो वहां के मजिस्ट्रेट को अधिकारिता देगा कि वो इसको गिरफ्तार कर सकता है और ट्रायल कर सकता है। तो मिला, ये बात वहां तो ठीक है, अपनी इच्छा से, लेकिन मिला और अपनी इच्छा के विरुद्ध मिला। ठीक है, क्या तब भी ये मान लिया जाए कि ये वहां मिला? और अगर ये मान लिया जाएगा तो पुलिस अक्सर डकैतों को तो अन्य अन्य स्थानों से ही अरेस्ट करती है। ठीक है ना? उन्होंने गए और सीतापुर से पकड़ लिया, वे गए दिल्ली से पकड़ लिया। अब सवाल यह कि दिल्ली में ट्रायल हो, ठीक है, दिल्ली में ट्रायल 201 के मुताबिक ये शुरू हो जाए, तो फिर तो जुरिस्डिक्शन निर्धारित करने के पीछे जो नीति है वही घुस जाएगी। हमने शुरुआत में चर्चा की थी कि जुरिस्डिक्शन निर्धारित करने के पीछे जो नीति है, वो नीति कई बातों पर आधारित है, जिसमें से पहला आधार है
कि जिस स्थान पर तुमने राज्य की व्यवस्था को भंग किया है, उसी स्थान पर वही राज्य तुम्हें दंड देगा, ताकि लोगों में यह विश्वास बहाली हो कि तुम आसानी से राज्य की व्यवस्था को तोड़कर नहीं जा सकते। क्योंकि सूचना होना यह अलग बात है। आज भी हमें पता है कि 1 लाख लोग परमाणु बम के प्रयोग से मर सकते हैं, लेकिन जब हम लोग ये बात पढ़ते हैं तो मनों पर वैसा प्रभाव नहीं होता। 1 लाख लोगों को मरते देखो, तब जो प्रभाव मन पर आएगा वो मन पर हुआ प्रभाव जबरदस्त अंतर देगा। ठीक है ना। तो सूचनाएं कि अमुक ने अपराध किया था और वो दंडित हो गया, ये सूचना आपके मन पर प्रभाव उस ढंग का नहीं देती है। जब वो तथ्य के तौर पर घटित होते दिखाई देगा, तो जो विश्वास बहाली आपके मन में होगी वो सामान्यता वैसे नहीं होती। इसलिए जो डिक्शन जहां आपने किया वही ट्रायल चलेगा, और सुविधा इसके आधार पर भी ट्रायल वहां चलना चाहिए। तो कई कारण हैं जिनकी वजह से हमने जुडिक्शन को निर्धारित किया है। अब अगर मिला, इस शब्द का अर्थान्वयन ऐसे कर लें कि अभियुक्त अपनी इच्छा के बिना भी जहां मिला उस स्थान पर भी ट्रायल हो सकता है। तो पुलिस तो किसी को वेस्ट बंगाल से पकड़ती है, किसी को तमिलनाडु से पकड़ती है, किसी को उड़ीसा से पकड़ती है। तो क्षेत्राधिकार तय करने के पीछे जो विधायी नीति है वही डिस्टर्ब हो जाती है। और निर्वचन का यह सामान्य सिद्धांत है कि स्टैट्यूट के शब्दों, इनका निर्वचन करते समय विधायी नीति के मुताबिक निर्वचन किया जाएगा। इसलिए यहां मिला, इस शब्द का अर्थान्वयन ऐसे किया जाएगा कि अपनी इच्छा से जहां रह रहा था अगर वहां मिला तो फिर उस स्थान पर भी ट्रायल इन अपराधों का हो जाएगा जो 201 सबसेक्शन 1 में मेंशन है। अगर अपनी इच्छा के विरुद्ध मिला, गिरफ्तार हुआ, तब यह दशा लागू नहीं होगी। ठीक है ना। तो चीजों को एक बार पढ़िए, और एक बार पढ़ेंगे इतना क्लियर पढ़िए कि फिर बार बार उसे दोहराने की जरूरत बचे ही नहीं। आपका कहता 201 सबसेक्शन 2, किसी व्यक्ति के व्यपरण या अपहरण के किसी अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर वह व्यक्ति व्यपरत या अपहृत किया गया, या ले जाया गया, या छिपाया गया, या निरुद्ध किया गया। ठीक है। अब फिर वही या से पहले जितने शब्द लिखे हैं अनावश्यक, क्योंकि जहां व्यपरण अपहरण किया गया जिस स्थान से, उसे तो 197 के मुताबिक ही अधिकारिता है उस न्यायालय को, उसे दोबारा अधिकारिता देने की 201 सबसेक्शन 2 के माध्यम से कोई जरूरत यही नहीं। लेकिन लिखा है तो लिखा है, कहता है हां इन स्थानों के बारे में लिखने की जरूरत है कि व्यपरत या अपहृत जिन स्थानों को ले जाया गया, निरुद्ध रखा गया या फिर छिपाया गया। ठीक है। जहां छिपाया गया उस स्थान पर जिस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता का विस्तार था, वो न्यायालय जांच और विचारणा ये उस अपराध का कर पाएगा। और उस स्थान पर जिस थाना क्षेत्र की अधिकारिता का विस्तार हो रहा होगा वहां का एसएचओ अन्वेषण कर पाएगा। ठीक है। जहां छिपाया, जहां ले जाए गए, या जहां निरुद्ध रखा गया, किसे, व्यपरत या अपहृत को। लेकिन व्यपरत या अपहृत को किसी न्यायिक आदेश के अधीन किसी स्थान से किसी स्थान को ले जाया गया, तो फिर
जिन स्थानों को ले जाया गया और जिन स्थानों से ले जाया गया वहां अधिकारिता आ जाए, ये सेक्शन के अर्थान्वयन का दुरुपयोग होगा। क्योंकि यहां सेक्शन संबोधित किसको है? व्यपहर्ता या अपहरणकर्ता को। और बात किसकी चल रही? व्यपरत या अपरत की। तो उसी के संबंध में ये बात समझी जाएगी। अगर लोक सेवकों के आदेश के अधीन कोई किसी को ले जा रहा है तो फिर सेक्शन के लागू होने का कोई मतलब ही नहीं। आगे कहता है चोरी, उद्दापन, यह लूट के किसी अपराध की जांच या विचारणा ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर अपराध किया गया हो। यह चुराई हुई संपत्ति को जो कि अपराध का विषय है उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कब्जे में रखी गई है जिसने उस संपत्ति को चुराई हुई संपत्ति जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए प्राप्त किया या रखे रखा। या फिर ऊपर वाला सेक्शन अनावश्यक है। जहां चोरी, उद्दापन, लूट ये की गई वहां तो 197 के मुताबिक ये जुडिक्शन है। हाँ, ये ठीक है कि चुराई हुई संपत्ति, और चुराई हुई संपत्ति सिर्फ वही संपत्ति नहीं है जिसका कब्जा चोरी के अपराध द्वारा अंतरित किया गया है। चुराई हुई संपत्ति की डेफिनेशन कहां दी है? 410 आईपीसी। उसमें चुराई हुई संपत्ति को डिफाइन करते हुए कहता है वह संपत्ति जिसका कब्जा चोरी से, लूट से, डकैती से, संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग से, संपत्ति के आपराधिक न्यास भंग से अंतरित किया गया है। छल इसमें शामिल है या नहीं ये हमें याद नहीं है इस समय। इतने तो शामिल ही हैं। इनमें से किसी भी एक अपराध के माध्यम से अगर किसी संपत्ति का कब्जा अंतरित किया गया है तो वो संपत्ति चुराई हुई मानी जाएगी। ठीक है, ये लिखा है। और आप 90% लोगों से बात करेंगे कचहरी में तो वो कहते हैं ना चोरी की संपत्ति का मतलब जो चुराई हुई है, जिसका कब्जा चोरी से अंतरित हुआ। बहुत कोई मान लेगा तो लूट और डकैती के संबंध में मान लेगा, आपराधिक दुर्विनियोग और न्यास भंग इसके संबंध में तो मानेगा ही नहीं। और बेर दिखा दो तो कह देगा कि हां लिखा तो है लेकिन वो करके और फिर चुप हो जाएगा। ये नहीं मानेगा कतई कि नहीं। ऐसा हो चुका है हमारे साथ। हमने कहा देखो ये लिखा है, बोले हाँ लिखा तो है खैर लेकिन, तो हमने कहा भाई अब तुम्हारे हाथ जोड़ लिए, अब तुम लेकिन ही रहो, अब कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो चुराई हुई संपत्ति की डेफिनेशन में सिर्फ यही नहीं है, संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग और न्यास भंग के माध्यम से भी कोई संपत्ति अगर जिसके पास होनी चाहिए उसके अलावा किसी अन्य को पहुंचाई जाती है तो वह संपत्ति चोरी की हो जाती है। ठीक है ना? तो वो संपत्ति और चोरी की वो रहेगी कब तक? जब तक वो उस व्यक्ति के हाथों में ना पहुंच जाए, जो व्यक्ति उसे धारण करने का अधिकारी है। ठीक है, इसके अलावा जब तक वो संपत्ति इधर उधर रहेगी तब तक वो चुराई गई संपत्ति ही रहेगी। इस पर बात करेंगे जब आप पहुंचेंगे। तो कहता है चुराई गई संपत्ति, इसका कब्जा किसी व्यक्ति ने जिस स्थान पर यह जानते हुए या यह विश्वास रखने का कारण रखते हुए कि यह संपत्ति चोरी की है, उस संपत्ति पर कब्जा बनाए रखा है, तो जिस जगह पर बनाए रखा है वहां भी चोरी, लूट, डकैती, न्यासभंग या दुर्विनियोग जो भी हुआ हो, ठीक है, उस अपराध का विचारण भी यहां हो जाएगा। और चुराई गई संपत्ति से संबंधित जो 411 बनेगा उसका भी यहां पर जांच और विचारण, सारी चीजें एक स्थान पर हो सकती हैं। कहता चोरी, उद्दापन या लूट, इसमें संपत्ति का आपराधिक न्यासभंग और
दुर्विनियोग शामिल नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब ये सेक्शन 3 ही दशाओं में लागू होगा, चुराई गई संपत्ति की दशा में। चुराई गई संपत्ति का जो कब्जा है वो कैसे ट्रांसफर हुआ, चोरी से, उद्यापन से या लूट से, और उसका जांच और विचारण, जो चोरी, उद्यापन और लूट है उसका जांच और विचारण उस स्थान पर भी हो जाएगा जिस स्थान पर चोरी, लूट या उद्यापन से जिस संपत्ति का कब्जा अंतरित हुआ है वो चीज पाई गई है किसी व्यक्ति के पास, क्योंकि वो चुराई गई संपत्ति ये मानी जाएगी। और अगर उस व्यक्ति ने ये जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए, और विश्वास करने का कारण किसी व्यक्ति के पास है, ये कब मानते हैं, सेक्शन 24 है, ठीक है, नहीं 26 है आईपीसी में, 26 तो है आईपीसी में, बीएनएस में बदला होगा, लेकिन 26 तो कहता है विश्वास करने का कारण। इसकी डेफिनेशन क्या है, तो कहता है विश्वास करने का कारण, इसकी डेफिनेशन है कि जब आप विश्वास करने का पर्याप्त हेतुक रखते हैं। अगर आपके पास विश्वास करने का पर्याप्त हेतुक है तो ये माना जाएगा कि आपके पास विश्वास करने का कारण है। ये प्रसिद्ध चोर खाने को इनके घर पे नहीं, अभी जो बीड़ी मांग के लिए पैसे मांगते दिखाई दिए, और थोड़ी देर में एक बहुत बेहतरीन 100 ग्राम का हार सोने का इनके पास है। तो तुम्हारे पास विश्वास करने का हेतुक नहीं, तुम ठीक है आप कहो तो अब हमें क्या मालूम कि साहब ये चोरी का हार था, तुम्हारे पास विश्वास करने का कारण नहीं है। तो अगर आपने ऐसा किया तो माना जाएगा कि आपके पास विश्वास करने का पर्याप्त कारण था और आप 411 के दोषी हैं। फिर हार से संबंधित चोरी का जो अपराध है उसका विचारण भी यहां हो सकेगा, या इसका विचारण भी वहां हो सकेगा। अगर इस संपत्ति का कब्जा रखने के कारण आपने जो अपराध किया उसके विचारण की बात हो तो 200 लागू होगा, तब तो 200 लागू होगा, ठीक है ना। और चोरी, डकैती या लूट, इसका विचारण उस जगह पर करने की बात हो जहां चुराई गई संपत्ति मिली तो आपका 201 सबसेक्शन 4 ठीक है, सबसेक्शन 3 लागू होगा, ठीक है ना। तो दोनों अलग अलग हैं लेकिन प्रभाव और परिणाम एक है, ठीक है ना। प्रभाव और परिणाम एक है कि एक से अधिक न्यायालयों को विचारण का अधिकार मिल जाना, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर बात अलग अलग हो जाती है। और सैद्धांतिक तौर पर पोजीशन क्या है इसको क्लियर करना ही हमारा काम है, इसी को हम यहां क्लियर करते हैं। बाकी प्रभाव और परिणाम में तो बात एक ही रहेगी। चुराई गई संपत्ति जहां आपने कब्जे में रखी, उस अपराध का उस स्थान पर विचारण करना चाहो जहां एक्चुअल चोरी हुई थी तो आपको 201 क्यों 200 उसकी मदद लेनी होगी। और चोरी, उद्यापन या लूट, इसका विचारण इस जगह पर करना चाहो जहां चुराई गई संपत्ति धारित की गई तो आपको 201 सबसेक्शन 3 इसकी सहायता लेनी है। और सबसेक्शन 4 चोरी, ठीक है, आपराधिक दुर्विनियोग या आपराधिक न्यासभंग, इसकी बात कर रहा है, चोरी की नहीं कर रहा। कहता है आपराधिक दुर्विनियोग या आपराधिक न्यासभंग, इसके किसी अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर अपराध किया गया, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर अपराध किया गया। अब यह बात बड़ी कंफ्यूजिंग है। देखिए, अपराध उस स्थान पर हुआ कंप्लीट माना जाएगा जिस स्थान पर अपराध से संबंधित अंतिम बात जो उसे आपराधिक बनाती है वो कर दी जाए, ठीक है। अपराध के विभिन्न चरण हैं। पहले आप दुराशय धारित करोगे, फिर तैयारी करोगे, फिर प्रयत्न करोगे और फिर प्रयत्न पूर्णता को प्राप्त करेगा। और आपसे कई बार चर्चा हुई है कि तैयारी प्रयत्न में कब बदलेगी, तो तैयारी प्रयत्न में उस क्षण बदल जाती है जब आप तैयारियों को एक ऐसा मुकाम दे देते हो
जहां काम का न होना सिर्फ ईश्वर के हाथ में बचता है, आपके हाथ में नहीं बचता। आपको उदाहरण दिए गए थे, आपने आग्नेयास्त्र उठाया, फायर आर्म उठाया, तैयारी है, क्योंकि फायर आर्म अभी नीचे रख सकते हो। आपने खोला, अभी तैयारी है, क्योंकि बंद अभी भी छोड़ सकते हो। कारतूस लगाए, अभी भी तैयारी है, क्योंकि अभी भी छोड़ सकते हो। सीधी कर दी, फायर आर्म सीधा कर दिया, अभी भी तैयारी है। घोड़े पर हाथ आ गया, तैयारी है, क्योंकि अभी हाथ हट सकता है। घोड़ा दबा दिया, बस खत्म हो गई बात, अब प्रश्न है, क्योंकि घोड़ा दबा देने के बाद गोली चलेगी नहीं चलेगी, हो सकता ना चले, मिस हो जाए, चले और ना लगे, यह भी संभव है। ठीक है, लेकिन अब यह सब भगवान जी के हाथ में है। अब तुम चाहो तो भी नहीं रोक सकते, काम का होना अब सिर्फ ईश्वर रोक सकता है। अब अटेम्प्ट है, ठीक है ना। तो अपराध ऐसे भी हैं जिनका अटेम्प्ट स्पेसिफिकली पनिशेबल बनाया गया है, जैसे हत्या का प्रयत्न, ठीक है तो अटेम्प्ट। लेकिन ऐसे अपराध भी हैं जिनका अटेम्प्ट स्पेसिफिकली किसी सेक्शन के माध्यम से पनिशेबल बनाया गया हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पुरानी आईपीसी में देखेंगे तो प्रत्येक अपराध जो मृत्युदंड से दंडनीय नहीं है, यही तो लिखा है 511 में, अगर उसे करने के प्रयत्न के लिए कोई अभिव्यक्त दंड का उपबंध नहीं है, तो आपको सेक्शन 511 के माध्यम से प्रोसिक्यूट किया जाएगा और जो मैक्सिमम दंड मिल सकता है उसका आधा दिया जाएगा आपको। अब मृत्युदंड का कुछ आधा हो ही नहीं सकता, इसलिए मृत्युदंड को एक्सक्लूड रखा है, ठीक है। और अधिकतम मामलों में जहां मृत्युदंड प्रोवाइड है उसका प्रयत्न स्पेसिफिकली पनिशेबल बना दिया, जैसे भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का प्रयत्न, हत्या का प्रयत्न, तो वो स्पेसिफिकली पनिशेबल है, तो फिर 511 की आवश्यकता पड़ती ही नहीं थी, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो अपराध है ये तब घटित होगा जब अपराध से संबंधित अंतिम काम जो उसे आपराधिक बनाता है वो हो। अब जहां तक आपराधिक न्यासभंग और दुर्विनियोग की बात है, इसमें चीज दी गई, अपराध नहीं है, ठीक है। न्यासभंग में क्या होता है, हमने कहा था चोरी, न्यासभंग, छल, डकैती, इन सबके बीच कब्जा अंतरित होता है, लेकिन चोरी में अभियुक्त तो स्वयं अंतरित करता है, ठीक है ना। आप वस्तु में गति ये उत्पन्न करते हो, चोरी की डेफिनेशन ये कहती है। डकैती लूट से बनेगी, और लूट या तो चोरी होगी या उद्दापन होगा। उद्दापन धमकी, ठीक है ना, स्वयं व्यक्ति को क्षति पहुंचाने की, या वो व्यक्ति जिससे हितबद्ध है उसे क्षति पहुंचाने की। जब आप देते हो, और क्षति प्रतिष्ठा संबंधी हो सकती है, क्योंकि क्षति को परिभाषित किया है आईपीसी सेक्शन 44, वहां कहा है शारीरिक मानसिक ख्याति संबंधी कोई अपहानि, यह कारित करने की आपने धमकी दी है, आपने क्षति कारित की है। तो अगर धमकी आपने दी है और व्यक्ति स्वयं कब्जा आपको दे दे वस्तु का, तो देगा स्वयं, लेकिन उद्दापन है, ठीक है। अंतर है, कब्जा सब में ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन कब्जा ट्रांसफर होने की जो रीति है वो अलग अलग है। चोरी में चोर स्वयं कर रहा है, उद्दापन में उद्दापित व्यक्ति धमकी के कारण स्वयं कब्जा दे रहा है। छल में दे तो स्वयं रहा है, लेकिन यू हैव डिसीव्ड, आपने एक प्रवंचना, ठीक है ना, आपने प्रवंचित किया है उसे, इसलिए दे रहा है। आपने कपटपूर्ण बातें बोली हैं उससे, इसलिए दे रहा है, ठीक है ना। दे खुद रहा है,
लेकिन धोखे से दे रहा है। अगर सामान्य भाषा में बात करें, न्यास भंग में अपनी खुशी से दे रहा है, अपनी खुशी से दे रहा है। हमने आपको दी चीज, दुर्विनियोग में अन्य किसी ढंग से संपत्ति का कब्जा आपके पास आ जाता है, लेकिन जिस क्षण कब्जा आपके पास आता है उस क्षण अपराध नहीं होता। चीज पड़ी, मिल गई आपको, आपने उठा ली, कोई अपराध नहीं। जब आप मालिक को ढूंढे बिना उसको अपने उपयोग के लिए संपरिवर्तित करोगे, अब है अपराध। न्यास भंग में हमने चीज खुद दी आपको, कोई अपराध नहीं। आप जब उस वस्तु के संबंध में जो संविदा है, अर्थात अगर हमने ये कहा कि जब हम लौट के वापस आए तो हमें दे देना, उस संविदा के निबंधनों का भंग करते हैं। अब हमें आप में यह तय हुआ था कि हम बरेली जा रहे, तुम भी आ रहे, वहां में दे देना, यानी वस्तु कहां दी जानी थी, बरेली में। यह वस्तु के संबंध में लेखा, यह कहां दिया जाना था, एक विशेष स्थान पर, या वस्तु वहीं वापस की जानी थी। यह तीनों बातें थी। यह भी तो हो सकता, तीनों बातें हमने कहा कि हम यहां मिल जाए तो यहां दे देना, बरेली मिल जाए तो बरेली दे देना, यह भी तो हो सकता है। अब तुमने किस स्थान पर संविदा का भंग किया, यह तुम ही जानोगे। न्यास भंग कब होगा, जब तुम संविदा का भंग करोगे और संविदा का भंग करते हुए वस्तु को अपने उपयोग के लिए संपरिवर्तित कर लोगे, अब हुआ है न्यास भंग। अब तुमने कहां संविदा भंग की, कहां तुमने उसे अपने उपयोग के लिए संपरिवर्तित किया, ये तो तुम ही जानोगे। तुम पीलीभीत गए थे, वहां बेच ली तुमने वस्तु, उसके पैसे खा गए तुम, ठीक है ना। तो अपने उपयोग के लिए आपने पीलीभीत में संपरिवर्तित की, वस्तु को रुपयों में बदल दिया, क्योंकि संपरिवर्तन उसकी अंग्रेजी क्या, कन्वर्जन। आपने कहा क्या, पीलीभीत में, कौन जानता, आप या भगवान जी, ठीक है। और आपको अनुच्छेद 20 का प्रोटेक्शन है, आपको अनुच्छेद 20 का प्रोटेक्शन है। हम आप पे मार के भी नहीं पूछ सकते कि कहां बेची, ठीक है। और तुम बताओगे नहीं, क्योंकि तुम अपने खिलाफ ट्रायल क्यों चलने देना चाहोगे। अब यह स्थिति है कि अपराध किस स्थान पर किया गया यह पता ही नहीं लग सकता, तो 197 लागू नहीं, ठीक है। कैसे लागू हो जाए, जबकि यह अनिश्चित है कि कई थाना क्षेत्रों में से किस थाना क्षेत्र में किया गया, यह लागू हो सकता है, यह लागू हो सकता है, क्योंकि यह अनिश्चित है, कहां किया मालूम ही नहीं, ठीक है। आपने देखा था ना 198A आ रहा था, जबकि यह अनिश्चित है कि अपराध कई थाना क्षेत्रों में से किसमें किया गया, ठीक है। तो एक स्थान, लेकिन प्रोसिक्यूशन को सुविधा देने के लिए 198 तो है, हालांकि 198(1)A इसके अनुसार हम कर लेंगे। तुम मत बताओ, ये अनिश्चित ही है ना, 198(1)A लागू हो रहा, या तो पीलीभीत में है, या बरेली है, या शाहजहांपुर है, कहीं तो है, कर लेंगे। लेकिन प्रोसिक्यूशन को सुविधा देने के लिए और सेक्शन को इनलार्ज किया, और क्या लाए, 201 सबसेक्शन 4 देखें, कहता आपराधिक दुर्विनियोग या आपराधिक न्यासभंग, इसके किसी अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर अपराध किया गया है। ये तो कोई बात ही नहीं, ये तो सामान्य बात है, ये तो लिखते ही ना तो ठीक था। या उस संपत्ति का जो अपराध का विषय है, यानी जिसके संबंध में दुर्विनियोग किया गया या न्यासभंग किया गया है, इसे भी चुराई गई संपत्ति कहते हैं। लेकिन चुराई गई संपत्ति की एक कैटेगरी 3 में और दूसरी कैटेगरी 4 में, ठीक है। कहता है कोई भाग अभियुक्त व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया, ठीक है। आपराधिक न्यासभंग के आप आरोपी हो, आपके द्वारा वस्तु जिसके संबंध में न्यासभंग हुआ वो पूरी की पूरी या उसका कोई एक भाग जिस जगह पर आपके द्वारा प्राप्त कर लिया गया वहां विचारण हो सकेगा।
न्यास भंग के संपूर्ण अपराध का, ठीक है ना, ये दुर्विनियोग के संपूर्ण अपराध का। और जहां कारित हुआ अगर वो पता है तब तो दिक्कत ही नहीं है, तब तो बात ही खत्म है, ठीक है ना। अथवा उसका लौटाया जाना या लेखा दिया जाना अपेक्षित है। जहां अकाउंट दिया जाना था वस्तु के संबंध में या लौटाया जाना था, भले ही न तो अकाउंट दिया गया और ना लौटाया गया, लेकिन अपेक्षित था जिन स्थानों पर, ये तो वादी को पता होगा कि किन स्थानों पर अपेक्षित था, ठीक है ना। तो ट्रायल सुविधा पूर्वक चलाया जा सकेगा। ये आपका 201 सबसेक्शन 4। पांचवा, किसी ऐसे अपराध के जिसमें चुराई हुई संपत्ति का कब्जा भी है, जांच विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर ऐसा अपराध किया गया या चुराई हुई संपत्ति किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कब्जे में रखी गई है जिसने उसे चुराई हुई जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए प्राप्त किया या रखे रखा। तो इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं। कहता है कि जहां अपराध चोरी आदि का हुआ, क्योंकि चोरी की संपत्ति रखने से संबंधित अभी पीछे सेक्शन था, चोरी की संपत्ति से संबंधित तो 411 भी है, 412 भी है, 413 भी है, 414 भी है, ठीक है ना। आईपीसी की अगर बात करें, बीएनएस में सेक्शन करस्पॉन्डिंग होंगे, बदल गए होंगे। और 415 में पहले छल की डेफिनेशन थी और 416 में प्रतिरूपण द्वारा छल की डेफिनेशन थी, फिर दंड शुरू हो जाते थे छल के लिए। तो यहां बाकी सबके लिए उन्होंने कहा कि जांच विचारण नियम वही, जहां किया गया अपराध या जहां संपत्ति मिली, दोनों में से किसी भी स्थान पर हो जाएगा। तो ये 201। अब 202 ये अमेंड हुआ है। कहता इलेक्ट्रॉनिक सूचना के साधनों, पत्रों आदि द्वारा किए गए अपराध। आजकल लोग बड़े होशियार हो गए हैं। अभी एक सज्जन थे, उन्होंने क्या किया, चेक दिया। अब कुछ होता है कुछ बैंक में कि चेक लगता है उधर, जाने एनएफटी करते हैं, जाने क्या करते हैं, वो शो होने लगता है अकाउंट फट से, ठीक है, अकाउंट फट से शो होने लगता है। लेकिन जिस समय शो हो रहा है, ये बात हमें तभी पता लगी कि जिस समय शो हो रहा है आपका अकाउंट, उस समय पैसे आपके अकाउंट में आए नहीं है, थोड़ी देर बाद आते हैं, ठीक है ना। अब अकाउंट शो हुआ, उन्होंने फट से जो चीज थी वो दे दी उस कीमत के बदले, उधर उन्होंने तुरंत ही कुछ किया, वो पैसे फिर उन्हीं के अकाउंट में वापस चले गए, मतलब चीज फ्री में पहुंच गई, ठीक। अब वो चूंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे तो उन्हें लग रहा था कि हमने कुछ लिख के तो दिया ही नहीं है, खाली मैसेज ही तो आया है। तो फिर बुलाया हमने कहा कि भाई बीटेक किया होगा, कानून बनाने वाले भी बेवकूफ नहीं है, देते हो या फिर पुलिस को इन्वॉल्व किया जाए। तो पहले तो थोड़ी अंग्रेजी, क्योंकि भाई बीटेक थे तो अंग्रेजी तो थोड़ी बतानी थी उन्हें, फिर उन्हें बताया, फिर हमने उन्हें सेक्शन पढ़ के सुनाया, कहा किन्हीं वकील साहब को बुला लो, अभी लिखेगा मुकदमा। फिर उनकी तबीयत ठीक हो गई, फिर उन्होंने अपना सब कर दिया, ठीक है। तो आपका जैसा एडवांसमेंट होगा सोसाइटी में, उसी हिसाब से कानून बदलेगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपराध हो रहे हैं, ठीक है। आप यूपीआई इसके माध्यम से ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है ना, फोन का उपयोग कर रहे हो, तो आखिर अपराध तो होंगे ही। तो उन सब के लिए जुडिक्शन ट्रायल कहां चले, इसकी व्यवस्था करनी होगी। तो 202 उन सारी बातों को शामिल करता है अपने में। कहता है किसी ऐसे अपराध के जिसमें छल करना भी है, स्पेसिफिकली छल को यहां इंक्लूड किया है, जांच या विचारण उस दशा में जिसमें ऐसी प्रवंचना इलेक्ट्रॉनिक सूचना के माध्यम से, पत्रों या दूर संचार संदेशों के माध्यम से की गई है, ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर ऐसी इलेक्ट्रॉनिक सूचना या ऐसे पत्र या संदेश भेजे गए हैं या प्राप्त किए गए हैं तथा छल करने और बेईमानी से संपत्ति का परिधान उत्प्रेरित करने वाले किसी अपराध की जांच या उसका विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर संपत्ति प्रवर्जित व्यक्ति द्वारा परिदत्त की गई है।
या अभियुक्त व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई। ठीक है, प्रवंचना से संबंधित जितने अपराध हैं, ठीक है, प्रवंचना के माध्यम से, आजकल तो प्रवंचना, ठीक है ना, ये प्रवंचना की अंग्रेजी क्या, डिसीव करना, धोखा देना, अधिकतर तो आजकल मैसेजेस के माध्यम से ही हो रहा है। आपको कोई उन्होंने कहा कि ये खोलो वो खोलो, ठीक है, और आपके पैसे चले जाते हैं। तो जहां से संदेश भेजे गए, ठीक है, जहां से मैसेज भेजा गया और जहां प्राप्त किया गया, पहले तो खाली इसमें पत्र इसी का था, और ये सेक्शन खूब आता है प्री में, धड़ाधड़ कि पत्रों आदि से संबंधित ढंग से जब अपराध किए जाएंगे तो कौन सा सेक्शन, तो पहले ये 202 दूसरा सेक्शन था, 20 हटा दो, 182 182 खूब आता था, 182 सबसेक्शन 1, 182 सबसेक्शन 2 दोनों आते थे, ठीक है ना। और 182 सबसेक्शन 2 क्यों है, इस पर भी बात करेंगे। और आपका 182 कह लो या 202 कह लो, उसके सबसेक्शन 1 में जो कुछ लिखा है उसे समझने में बहुत कठिनाई नहीं है कि छल या ऐसा भी कोई भी अपराध जिसमें बेईमानी से व्यक्ति को उत्प्रेरित किया जाता है कि वो अपनी संपत्ति आपको दे दे, ये उद्दापन भी हो सकता है, ये छल भी हो सकता है, ये आपका चोरी ये भी हो सकता है। चोरी तो नहीं हो सकता क्योंकि उसमें व्यक्ति देता नहीं है प्रवंचना के कारण, और उद्दापन भी नहीं हो सकता क्योंकि धमकी है वहां। प्रवंचना ये कहा ना, ऐसा कोई भी अपराध जिसमें प्रवंचना के कारण, यानी आपने डिसीव किया है व्यक्ति को, इसलिए धमकी आदि नहीं, ठीक है। तो छल मुख्यतः, और छल से जुड़े हुए अपराध 420 और फलाना और ढिमाका, वो जो सेक्शंस थे उनसे संबंधित मामले हैं जहां किया गया और जहां संपत्ति प्राप्त की गई, ठीक है ना, अभियुक्त द्वारा, क्योंकि यहां तो अभियुक्त ही प्राप्त करेगा, ठीक है। तो दोनों जगह या प्रवंचित व्यक्ति द्वारा परिदत्त की गई, आपने परिदत्त की, आपने प्रवंचित किया कि हम फलाने को भेज रहे हैं, और फलाने आपके नौकर हैं, उस बेचारे को मालूम भी नहीं कि तुम अपराध कर रहे हो, तो वो थोड़ी दोषी है, वो तो सिंपल कैरियर है, ठीक है ना। आपने एक स्थान पर प्राप्त की लेकिन परिदत्त दूसरे स्थान पर भी, तो वहां भी हो सकता है। और जहां से आपने प्रवंचित किया, अगर लेटर से किया तो लेटर जहां से भेजा, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से किया तो जहां से आपने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भेजा, जहां प्राप्त हुआ, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बस याद करने लायक है कि पत्रों आदि के मामले में सेक्शन कौन सा है, 202 सबसेक्शन 1। अब कहता है 202 सबसेक्शन 2, ये द्विविवाह से संबंधित अपराध है। अब धारा 82 हो गई होगी द्विविवाह की, पहले ये 494, ठीक है, उसका अपराध गठित करती थी। कहता भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 82 के अधीन, देख लो 82 क्या है। पति या पत्नी के जीवन काल, हाँ वही आपका 494 ही है, ठीक है ना। 494 और 495 ये जो दो अलग अलग अपराध थे, अब उन्होंने 494 1 और 2 दोनों को उसमें मिला दिया सेक्शन 82 में। पहले ये 494 और 495 के अपराध थे। तो 202 ये कहता है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 82 इसके अधीन दंडनीय किसी अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर अपराध किया है। ये तो सामान्य नियम है कि जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर अपराध किया गया, ये सामान्य नियम है, वो तो 197 से चला ही आ रहा है। आगे की बात जो कहता है, या अपराधी ने प्रथम विवाह
कि पत्नी या पति के साथ अंतिम बार निवास किया है। यह बात जोड़ना जरूरी है, क्योंकि द्वि विवाह का अपराध कहां होगा? द्वि विवाह का अपराध वहां होगा जहां दूसरा विवाह होगा, पहला नहीं। जहां दूसरा होगा, ठीक है ना। द्वि विवाह का अपराध कहां होगा? जहां दूसरा सेकंड मैरिज हुई है। फर्स्ट मैरिज करने का हक ये तो सभी को है, और प्रोसिक्यूट करने का हक 494 और 495 की दशा में जो फर्स्ट मैरिज का पति या पत्नी है उसे है। ठीक है ना। प्रोसिक्यूट वो करेगा, और अक्सर ऐसा होगा कि सेकंड मैरिज उस स्थान पर की जाएगी, अक्सर, हमेशा नहीं, अक्सर उस स्थान पर की जाएगी जहां फर्स्ट जो मैरिज है उसका पति या पत्नी निवास न करता हो। अक्सर ऐसा होगा, जरूरी नहीं है ऐसा, लेकिन ऐसा हो भी सकता है। और पीड़ित कौन होगा? फर्स्ट मैरिज का पति या पत्नी, वही पीड़ित है। ठीक है, अपराध तो उसी के खिलाफ हुआ। और अगर बात यहीं छोड़ दी जाए कि दूसरा विवाह, ठीक है, सॉरी, अगर बात यहीं छोड़ दी जाए कि जहां अपराध हुआ वहीं विचारण होगा, यानी 197 के अलावा 202 सबसेक्शन 2 न बनाया जाए, तो पीड़ित परेशान हो जाएगा अक्सर मामलों में। क्योंकि पीड़ित कौन होगा? पहले विवाह का पति या पत्नी। अपराध कहां होगा? जहां दूसरा विवाह हुआ, और दूसरा विवाह अक्सर उसके निवास स्थान पर वाली जगह पर होगा नहीं। प्रोसिक्यूट वही कर पाएगा। तो वो बेचारा दौड़ता घूमे, जो पीड़ित है वो सेकंड मैरिज के स्थान पर जाए और वहीं मुकदमेबाजी करे, इसके अलावा कोई चारा बचेगा ही नहीं। और चूंकि ये अपराध कैसे हैं? असंज्ञेय, तो परिवाद के अलावा रास्ता कोई है नहीं। एक तो उसे सरकारी वकील नहीं मिलेगा, पुलिस उसकी कोई मदद नहीं करेगी, और जुडिक्शन भी अक्सर अलग स्थान पर होगा। इसलिए 202 सबसेक्शन 2 बनाया, और एक स्पेशल फैसिलिटी यदि जनरल प्रिंसिपल के अलावा, जनरल प्रिंसिपल क्या है? जनरल प्रिंसिपल तो वही जहां अपराध हुआ, लेकिन जहां प्रथम विवाह की पति या पत्नी निवास करती है, जिसको हक है प्रोसिक्यूशन का, वहां भी कार्यवाही की जा सकेगी। तो ये एक रेमेडियल सेक्शन कहें तो ज्यादा ठीक होगा उन लोगों की दशा में जो द्विविवाह से पीड़ित हैं। इस सेक्शन के अभाव में उनकी दुर्दशा हो जाएगी, इसलिए यह सेक्शन बनाया गया है। और अगर इस नीति को समझ लेंगे तो फिर बात याद रखने में कोई कठिनाई नहीं बचती। ठीक है ना। 203 कहता है यात्रा या जल यात्रा में किया गया अपराध। ठीक है, ऑफेंस वैसे तो ठीक है जहां अपराध किया गया या जहां परिणाम निकला। ठीक है, तो आपका आदमी चला एक स्टेशन से और दूसरे स्टेशन पर पहुंचा, वहां उसकी लाश मिली, तो वहां मामला बहुत नहीं बनना था। ठीक है ना, क्योंकि लाश मिली है। अब लाश, आदमी लाश में किस स्थान पर बदला ये तो पता ही नहीं है। चला वो पटना से था, लाश दिल्ली में मिली। अब ये तो तय है कि पटना से दिल्ली के रास्ते में हुआ है जो कुछ हुआ है, लेकिन पटना से दिल्ली के रास्ते में कहां हुआ है ये मालूम नहीं। ठीक है, पटना में उसे गोली मार दी गई थी, आगे बढ़ते बढ़ते बरेली में उसकी मौत हुई। अब तो ठीक है, जहां अपराध हुआ या जहां परिणाम निकला बात ठीक है, लेकिन लाश मिली पटना से चढ़ा और दिल्ली में मिली। अब यह तो तय है कि ऑफेंस बीच में कहीं हुआ है, लेकिन कहां हुआ यह तय नहीं है। इसलिए पुराने सेक्शंस बहुत ठीक से लागू नहीं हो पाएंगे। ठीक है ना, ये सिचुएशन ऐसी हो गई। इसलिए स्पेसिफिकली
एक आपका सेक्शन उन्होंने बनाया 203, कहता है यात्रा या जल यात्रा में किया गया अपराध, यदि कोई अपराध उस समय किया गया है जब वह व्यक्ति जिसके द्वारा या वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध, यानी अपराधी या पीड़ित कोई भी, या वह चीज जिसके बारे में वह अपराध किया गया है, अटैची चोर तो क्या है, वस्तु के बारे में अपराध किया गया है ना, या वह चीज जिसके बारे में वह अपराध किया गया किसी यात्रा या जल यात्रा पर है, तो उसकी जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता में होकर या उसके अंदर वह व्यक्ति या चीज उस यात्रा या जल यात्रा के दौरान गई है। यानी जहां पीड़ित गया, अगर वस्तु के विरुद्ध अपराध है तो जहां जहां वो गया या जिसने अपराध किया वो जहां जहां गया, उनमें से किसी भी स्थान पर उसका जांच और विचारण ये किया जा सकता है। ये आपका 203 कह रहा है। 204 अब समय नहीं बच रहा, 5 मिनट 7 मिनट का समय है, खत्म हो नहीं पाएगा, कल इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे बात।